So we are preparing ourselves mentally and physically. हम सबको इस चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए जब हम सोते हैं, when we go to sleep, that's not equivalent to relaxation. और अगर कोई इस एक्सरसाइज को करते हुए सो जाता है तो रिलैक्सेशन तो मिलेगी, रेस्ट मिलेगा, पर चार्जिंग नहीं होगी। स्लीप से भी रेस्ट मिलता है, स्लीप से भी रिलैक्सेशन मिलती है, पर वो परमानेंट नहीं होती क्योंकि माइंड गेट बैक्स टू द सेम सेटिंग एंड इट स्टार्ट्स थिंकिंग द सेम सेट ऑफ थिंग्स। तो आज जो हम अपने को रिलैक्स करेंगे तो हमें इस चीज़ की बहुत क्लैरिटी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए कि हम ये करते करते नींद में नहीं चले जाएं। वी शुड नॉट गो ऑफ टू स्लीप। इसलिए बोला बॉडी को अलर्ट रखना है, माइंड को भी इजी करो। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ्स एंड रिलैक्स योरसेल्फ। और आज अपने को थॉट्स के साथ विजुअलाइजेशन भी देते हैं। Now we are going to work at two levels. We are not only going to create a thought, we are also going to visualize. तो बिल्कुल alert होकर, with all your alertness, focus on the light that you see in this image, the circle of light, the being of light in the center of the forehead. उसके ऊपर ध्यान टिकाते हैं। मेरा मन, मेरा प्रेम, मेरी आईज सब एक चीज पे फोकस कर रहे हैं। इस सामने जो लाइट दिखाई दे रही है उस पे फोकस कर रहे हैं। With full concentration, focus on this light. And if you concentrate on this light, after a while you will realize that light is penetrating into your being. फील करो ये लाइट की रेज आपके पूरे फेस पे आ रही है, आपके फोरहेड पे आ रही है, सेंटर ऑफ द फोरहेड। लाइट की पावरफुल रेज पूरे फेस, पूरे फोरहेड एब्सॉर्ब करो इसको। द लाइट ऑफ द डिवाइन, द पावर ऑफ द डिवाइन, इसको एब्सॉर्ब करो। जितनी आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होगी आप इस लाइट को एब्सॉर्ब करोगे। और इसी पॉइंट पे आपको अपने अंदर एक एनर्जी, एक पावर फील होगी।
you'll feel there's some energy inside. You will not feel depleted. आप अंदर से खाली महसूस नहीं करोगे. आपकी आईज जो यहाँ पे फोकस्ड है वो रिसीव कर रही इस पॉजिटिव एनर्जी को फ्रॉम द डिवाइन. फुल कंसंट्रेशन है और पूरी एनर्जी एब्सॉर्प्शन हो रही है. सिर्फ 2 मिनट कंसंट्रेट होके बैठ जाओ. जो एनर्जी यही सारे काम कराती है. अभी अपनी आईज 2 मिनट के लिए क्लोज कर. रिलैक्स करो आईज को. और अब बहुत धीरे से खोलो. अभी अपना एक्सपीरियंस अगर आप चैट बॉक्स में शेयर करना चाहते हैं. एक ही चीज, did you feel any energy or power inside you when you were concentrating on the light? अगर आपको एनर्जी और पावर फील हुई तो एक बहुत अच्छी सिंपल एक्सरसाइज है जो आप रोज कर सकते हैं. और अगर अभी आपको थोड़ा इसमें गैप लगा तो थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाने से यू कैन एक्चुअली अचीव मोर परफेक्शन. अगर आप में से किसी को अच्छा फील हुआ या नहीं हुआ तो शेयर कर सकते हैं. नहीं तो आज का सेशन वी कैन स्टार्ट ऑफ नाउ. फील हुआ, एनर्जी फील हुई इस पूरे फेस में और सेंटर ऑफ द फोरहेड में एनर्जी की फीलिंग हुई. दैट्स गुड. और कोई फीलिंग हुई पावर ray of light felt in the middle of the forehead for Divanshu. और कोई फीलिंग पावर लाइट लाइटनेस लाइटनेस. तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. हम इसको कर सकते हैं रोज डेली बेसिस. तो ये भी बहुत बड़ा काम करती है. दैट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज वो जो लाइट है उसमें लाइट के साथ पावर है. उसके साथ लाइट और पावर के साथ एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि मुझे चाहिए. द सेल्फ नीड्स दैट एनर्जी.
तो जो मेरा सोर्स ऑफ चार्जिंग है, जैसे हम मोबाइल को चार्जिंग में लगाते हैं, तो एक चीज हमें समझनी चाहिए, हम सबके पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स क्या है? पावर हाउस। हम सबके पास इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? हमारा सबका घर पावर हाउस से कनेक्टेड है, एंड थ्रू द ट्रांसमिशन लाइंस पावर हाउस से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेरे घर पे आती है। तो पावर हाउस मीन्स हाउस ऑफ पावर, मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और वो पूरे सिटी को, पूरे स्टेट को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है। वो एक पावर हाउस, वो एक पावर प्लांट पूरे सिटी को, पूरे स्टेट को, दूसरी स्टेट्स को भी पावर सप्लाई दे रहा है। और वो जो पावर सप्लाई मेरे पास आ रही है, उससे मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चार्ज हो रहे हैं। मेरा लैपटॉप चार्ज होता है, मेरा मोबाइल चार्ज होता है, हमारे इन्वर्टर जनरेटर्स की बैटरीज चार्ज होती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कितना बड़ा काम कर रही है। तो मैं ये चीज क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हम अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी दूसरे को सप्लाई नहीं कर सकते। पावर थेफ्ट होता है, हम सबको पता है, वेयर थ्रू दैट मेन लाइन हम अपनी वायर जोड़ के पावर सप्लाई लेते हैं, पर कोई भी अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी से दूसरे घर की इलेक्ट्रिसिटी की चार्जिंग नहीं कर सकता। ऐसे मेरा मोबाइल दूसरे मोबाइल से चार्ज नहीं हो सकता, तो मोबाइल की चार्जिंग के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो सेल्फ की चार्जिंग के लिए भी मुझे वो सोर्स चाहिए, जिसको हम पावर हाउस बोल रहे हैं, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं, लाइट बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं, पॉजिटिविटी बोल रहे हैं, वो सारा सोर्स है। और जब मैं उससे कनेक्ट होती हूँ, वायर से वायर कनेक्ट होती है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी आता है। इसलिए एक पॉइंट मैंने आज एम्फसाइज करा, कंसंट्रेशन से अगर आप उस एनर्जी पर अपनी आईज टिकाए हुए हो, देन यू विल एब्सॉर्ब दैट एनर्जी। आपको एनर्जी फील होगी सेंटर ऑफ द फोरहेड में। ये एक बहुत इजी और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। हम सबको डिस्ट्रैक्शंस की प्रॉब्लम है, हमारा माइंड बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, मेंटल क्लटर बहुत ज्यादा है, माइंड पूरे टाइम सोचता है, उल्टा सोचता है, ज्यादा सोचता है। तो अगर हमसे अपने माइंड की एनर्जी कंट्रोल नहीं होती है, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है हम थोड़ी देर के लिए ऐसे एनर्जी के सामने कॉन्सेंट्रेट करके बैठ जाएं, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया। आपकी कंसंट्रेशन भी बनेगी और आपके पास एनर्जी भी आएगी। तो इन सबको हम रूट्स टू मेडिटेशन बोलते हैं, कि मेडिटेशन की जो एक्चुअल टेक्निक है उसके ये सब स्टेप्स होते हैं। आपको सिंपल वे में सिखाया, कंसंट्रेशन के लिए सिखाया, एनर्जी एब्सॉर्ब करने के लिए सिखाया, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल टिप्स। आप पूरे दिन में 2-3 बारी भी करेंगे, तो जिसको भी प्रॉब्लम है कि एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आई एम नॉट एबल टू स्टडी, आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, I'm sitting in front of the book, but I am not able to see, understand anything, absorb anything. तो उन सब के लिए एक सोल्यूशन जो मैंने अभी आप सबको सजेस्ट करा, यू कैन वर्क ऑन दिस। क्योंकि पहली चीज होती है, हमें चीज को रजिस्टर करना होता है। ठीक है, देयर आर 3 प्रोसेसेस। मेरी मेमोरी कैसे काम करती है मैं आपको इसलिए आज बता रही हूँ, क्योंकि योर एग्जाम्स आर नियरिंग, तो आप सब चीजों को पढ़ के याद करने की कोशिश कर रहे हो। हमारी मेमोरी 3 लेवल्स पे काम करती है। पहले वो रजिस्टर करती है, वो जो सुन रही है, वो जो देख रही है, वो जो ऑब्जर्व कर रही है, वो जो वॉच कर रही है, उसको पहले वो रजिस्टर करती है। रजिस्टर करने के लिए मेरी अवेयरनेस, मेरी कंसंट्रेशन फुल चाहिए, नहीं तो हम रजिस्टर नहीं करते। जैसे सेशन हो रहा है, क्लास चल रही है, टीचर कुछ सुना रही है, समझा रही है, मेरा माइंड वहां पे नहीं था, तो मैं रजिस्टर नहीं करूंगी। तो टीचर विल से, डू यू नो व्हाट आई सेड?
She said, no ma'am, I didn't listen. मैंने सुना नहीं मतलब मेरा माइंड उसमें नहीं था, मेरा माइंड नहीं था, तो मैंने रजिस्टर नहीं करा। जो पर्सन रजिस्टर नहीं करता वो रिटेन भी नहीं करता। अब रिटेंशन सेकेंड स्टेप है, पहले रजिस्टर होगा, माना बाहर की चीज अंदर आएगी, इंफॉर्मेशन बाहर की थी, मैंने सेंस ऑर्गन से एब्सॉर्ब करी व्हेन आई वाज कॉन्सेंट्रेटेड, फिर मेरी मेमोरी में वो स्टोर होगी, वो रिटेन होगी। और वो स्टोरेज का भी एक प्रॉब्लम है, अगर मेरी मेमोरी फुल है तो उसमें वो चीज जो रजिस्टर हुई थी 1 घंटा सुनी, 1 घंटे के बाद कहेंगे मुझे तो याद नहीं आ रहा मैंने क्लास में क्या सुना था, मैंने चैप्टर तो पढ़ा था कल पर अभी तो मुझे उसका एक भी पॉइंट याद नहीं है, मैं आज टेस्ट में क्या लिखूंगा। तो रजिस्टर करने के बाद रिटेंशन चाहिए। जो पर्सन बहुत ज्यादा सोचता है तो उसकी जो मेमोरी होती है वो फुल होती है, नियर फुल होती है, उसमें आप नई इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए पढ़ने के बाद भी वो चीज रिटेन नहीं होती, वो चीज टिकती नहीं है, वो खिसक जाती है। और ये वाली प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं। ये वाली प्रॉब्लम क्यों आती है? माइंड में बहुत कुछ भरा हुआ है, जो भरा हुआ है वो हमेशा अंदर घूमता रहता है, और जो नई चीज इंफॉर्मेशन के फॉर्म में मैंने भरी है वो रजिस्टर नहीं होती है, वो रिटेन नहीं होती है। तो हम पूरे टाइम कंप्लेंट करते हैं मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, मैंने तो चैप्टर इतने अच्छे से नोट्स बना के पढ़ा था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, 10% भी याद नहीं है। तो जो माइंड में गार्बेज भरा हुआ है, माइंड में अनवांटेड स्टफ भरा हुआ है, यूजलेस स्टफ भरा हुआ है, वो हमेशा कंस्ट्रेंट करेगा आपकी मेमोरी पावर को। आपको चीज याद नहीं रहेगी, बार बार पढ़ोगे, बार बार याद करने की कोशिश करोगे, फिर भी बोलोगे एग्जाम में ठीक से नहीं लिख पाया। तो जो तीसरी चीज होती है जो आपको एग्जाम्स के लिए मैं बता रही हूँ, 3 घंटे में हमारे करियर डिसाइड होते हैं। हमारी पूरी जिंदगी एक्चुअली बहुत छोटे छोटे चीजों से डिसाइड होती है, जिंदगी बहुत बड़ी है, लाइफ इज एक्चुअली वेरी बिग, बट जो हमारे लाइफ के क्रूशियल इवेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, सक्सेस होती है, वो कुछ घंटों में, सेकंड में, मिनट में डिसाइड होती है। हमने 3 घंटे में अपना फ्यूचर डिसाइड करा, किसी ने एमबीए क्रैक कर लिया, किसी ने पीओ क्रैक कर लिया, किसी ने एसएससी क्लियर कर लिया, किसी ने आईएएस क्लियर कर लिया। 3 घंटे में डिसाइड होता है, 5 घंटे में डिसाइड होता है। उस 5 घंटे में एफिशिएंसी तब बनती है जब हमने बहुत लंबा टाइम उस एफिशिएंसी पे काम करा होता है। तो जो तीसरा स्टेप होता है स्टोरी का वो है रिप्रोडक्शन। जो रजिस्टर हुआ और रिटेन हो गया, अब उसको रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम के टाइम। अब इस पे भी मैं थोड़ा डिटेलिंग करूंगी और फिर लास्ट पॉइंट पे दोबारा आऊंगी, विच वाज अबाउट कि 3 घंटे में और कुछ मिनट में और कुछ सेकंड में कैसे हमारी चीजें डिसाइड होती हैं। अब आपने अच्छे से सुना क्लास में विथ फुल कंसंट्रेशन, आपने क्लास में नोट्स भी बनाए, आपको टीचर की सारी चीजें समझ में आए, you went back to your home and you read that chapter and you understood everything, आपने उसको अच्छे से लर्न कर लिया। तो फर्स्ट दो स्टेजेस जो थी वो आपकी अच्छे से कंप्लीट हुई। वो फर्स्ट 2 स्टेजेस क्या थी? एक तो आपने रजिस्टर करा, दूसरा आपने रिटेन करा, मतलब आपकी मेमोरी की फाइल में स्टोर हो गई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिस्ट्री और इंग्लिश और हिंदी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, वो रजिस्टर हो गई। अब आपने कहा मैं थरली प्रिपेयर्ड हूँ। अब एग्जाम्स आए, मई में एग्जाम्स है, अब आपको पैनिक होना शुरू हो गया, मैं एग्जाम्स में लिखूंगी कैसे, नहीं लिख पाई तो, क्वेश्चन ऐसा हो गया तो, ये सारी चीजें अगर मेरे माइंड में घूम रही हैं। तो मैंने पहले 2 लेवल्स बहुत अच्छे से क्रॉस करे, मतलब मैंने उसको रजिस्टर भी करा और रिटेन भी करा। थर्ड लेवल पे अब मेरे पास प्रॉब्लम आ गई,
वो थर्ड लेवल की प्रॉब्लम क्या थी, अब मेरे को एग्जाम फियर आ गया, अब मुझे टेंशन होनी शुरू हो गई। तो उस टेंशन का रिजल्ट क्या था, उस टेंशन का रिजल्ट क्या था, अब वो टेंशन का रिजल्ट है कि वो चीज अब मेरे माइंड से खिसकनी शुरू हो जाएगी। मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा, एंड रिजल्ट 3 घंटे, अब नींद नहीं आई रात को, पढ़ाई ठीक से नहीं हुई, जो याद करा हुआ था भूलना शुरू हो गया, सुबह हमने कुछ खाया भी नहीं, हम बहुत टेंशन में एग्जाम में गए, एग्जामिनेशन हॉल में गए, क्वेश्चन पेपर देखा, सब कुछ उड़ गया जो बचा हुआ था, 5, 10, 20, 30%। अब वहां पे क्या होगा, बहुत पैनिक अटैक होगा। तो इसलिए मैं बार बार क्या बोल रही थी कि ये जो हमें माइंड की एनर्जी है इसको समझना है। तो ये जो रिप्रोडक्शन करनी थी 3 घंटे में, अब हमेशा आप एक प्रोसेस देखना, हम सबके साथ लाइफ में एक चीज होती है, नॉर्मल सिचुएशंस हो या एग्जाम हो हमारे स्टडीज से रिलेटेड, 3 घंटे में कुछ याद नहीं आए, कहेंगे बहुत कोशिश करी, कुछ याद नहीं आ रहा था, बहुत नर्वसनेस थी, बहुत पैनिक था, बहुत एंजाइटी थी, तो माइंड में उन इमोशंस ने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया स्पेस, तो वो जो इंफॉर्मेशन थी वो उड़ गई। अब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकले, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, सब याद आ गया मुझे पता है इस क्वेश्चन में ये लिखना था, इस वाले में ये पॉइंट था, ये इस रीडिंग में से था, ये उस चैप्टर का था, सब याद आ गया। ये हम सबकी स्टोरी है, ये हम सबकी रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। अब हमारे पास एक सिचुएशन आती है, ठीक है, सपोज हम बोलते हैं मेरा इंटरव्यू आ रहा है, ये मेरे फैमिली मेंबर में कोई बीमार है, या मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, अब उस समय हमारा माइंड नहीं चलता, और जैसे ही हम वहां से बाहर निकलते हैं या एक दिन पास हो जाता है, हमारा माइंड एकदम ठीक से काम करता है, और हम कहते हैं कल मैंने ठीक से डिसीजन क्यों नहीं लिया, आई कुड सी ऑल दिस, आई कुड अंडरस्टैंड ऑल दिस, कल क्यों नहीं हुआ मेरे से ये, बात तो वही थी, मैं क्यों ये बात बता नहीं पाई, मैं उनको क्यों समझा नहीं पाई, वाई आई कुडंट पुट अक्रॉस दिस पॉइंट, फिर हमारे माइंड में वो वाली चीजें चली। तो मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जब हम फास्टिंग की बात कर रहे हैं तो मुझे ये चीज समझनी चाहिए, बाहर की इंफॉर्मेशन मुझे कौन सी लेनी है, कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, आई हैव टू बी सेलेक्टिव, आई हैव टू बी सेलेक्टिव, and in being selective I said you decide what is beneficial for you and what is not beneficial for you। अगर आप बाहर की सारी इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने की कोशिश करोगे, हम सबको पता है हमारे माइंड की एक कैपेसिटी है, हमारे मेमोरी में भी एक जीबी है, मेमोरी कार्ड है, उसमें एक कैपेसिटी है, उसको हम एक्सीड करने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। और सबसे पहले जो चीज निकलती है वो होता है रेलेवेंट स्टफ, क्योंकि माइंड इतना कुछ ठूस के रखता है, इट इज एक्चुअली पुटिंग अक्रॉस सो मच इंफॉर्मेशन, एक्यूमुलेटिंग सो मच इंफॉर्मेशन, जो भी नेसेसरी चीज होती है, रेलेवेंट चीज होती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, दैट्स द फर्स्ट वन टू गो आउट ऑफ माय मेमोरी। और जो पूरा अनरेलेवेंट चीज होता है वो आपको अपने माइंड में दिखेगा, जैसे हीप्स ऑफ गार्बेज होते हैं ना, आपको पूरी डेली में दिखेंगे, ऐसे माइंड में भी हीप्स ऑफ गार्बेज इकट्ठे हो जाते हैं और वही अंदर घूमते रहते हैं, मैंने ठीक नहीं करा, दिस वाज नॉट द वे टू डू इट, आई कुड हैव डन दिस बेटर, वो सारी बातें फिर अंदर घूमती रहती हैं। तो इसका इलेबोरेशन मैंने आज इस पॉइंट पे इसलिए करा बिकॉज इस समय सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके बोर्ड एग्जाम्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के भी एग्जाम्स हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड रजिस्टर, रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन, ये 3 स्टेजेस हैं, और इन 3 स्टेजेस में हमारा माइंड रिसेप्टिव होना चाहिए। अगर मेरा माइंड रिसेप्टिव नहीं है तो हम बार बार एक कंप्लेंट करते हैं मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा,
बोलते हैं ये, तो मेरा माइंड रजिस्टर नहीं करता, क्योंकि बेमन से हम चीज करते हैं। तो बेस्ट चीज है पहले अपने मन की प्रोग्रामिंग करो, मन को ये अवेयरनेस दो, गिव अवेयरनेस टू योर माइंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जैसे कल मुझे एक स्टूडेंट कह रहा था मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ रहे हैं मई एंड में एंड आई हैव ओनली 1 month लेफ्ट, so I said why are you not studying? He said I don't know. I said what are you doing whole day? He said just internet and nothing else, surfing from one side to the next side, बस मैं पूरे दिन यही कर रहा हूँ। मैंने कहा तो आपको अवेयरनेस है कि आप क्या कर रहे हो, what will be the consequences? Ask yourself what is important for you right now. Ask yourself. और आस्किंग से काम नहीं होता, क्योंकि हम थोड़े टाइम के लिए उस आस्किंग में चलते हैं और फिर वो हमारे माइंड से खिसक जाता है। तो मैं बोलती हूँ पहले बैठ के अच्छे से माइंड में फिट कर लो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, मतलब लिख लो मेरा करियर इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए मार्क्स इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए एक कंफर्टेबल वेल सेटल्ड लाइफ इम्पोर्टेंट है, या मेरे लिए अभी थोड़े टाइप की इंजॉयमेंट और लाइफ टाइम का रिग्रेट इम्पोर्टेंट है। दुनिया में दो ही चीजें हैं जो हमें काम करने के लिए प्रोपेल करती हैं। देयर आर ओनली टू सेट ऑफ फैक्टर्स व्हिच मेक अस वर्क, आइदर द फियर ऑफ पनिशमेंट। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना, मैंने ये कोट बहुत पहले पढ़ा था एंड आई अंडरस्टूड देयर आर ओनली टू थिंग्स ड्राइविंग अस। बोलते हैं इंसेंटिव्स, कुछ भी करने का इंसान के पास एक पर्पस होना चाहिए, इंसेंटिव होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए, और उसके पीछे दो चीजें, आइदर द फियर ऑफ पनिशमेंट। एक कंपनी में एक पर्सन काम कर रहा है, वो ठीक से काम नहीं करेगा, उसके पास क्या है, फियर ऑफ पनिशमेंट। मुझे फायर कर देंगे, मेरी सैलरी काट देंगे, मुझे डिमोट कर देंगे, उस फियर में काम करता है। वो भी काम कराता है, डेफिनेटली काम कराता है। आपको पता है आपको कल असाइनमेंट सबमिट करना है, इफ यू डोंट सबमिट टीचर इज गोइंग टू स्कोल्ड यू और शी इज गोइंग टू कट योर मार्क्स। तो आपके फियर ऑफ पनिशमेंट विल प्रोपेल यू टू वर्क। इसमें दूसरा फैक्टर भी है, हमारे सारे एक्शन का बेसिस ये दो फैक्टर्स हैं। दूसरा फैक्टर जो हमारा है वो है द इंसेंटिव ऑफ रिवॉर्ड। अब मुझे असाइनमेंट के लिए कहाँ से मोटिव आ रहा है, इंसेंटिव आ रहा है। इफ आई डू अ गुड असाइनमेंट आई विल गेट गुड मार्क्स, टीचर विल रिवॉर्ड मी विद गुड ग्रेड्स, तो ये मेरे अंदर आएगा। तो ये सारी चीजें मेरे को समझ लेनी चाहिए। अगर मेरे अंदर गोल की रियलाइजेशन है, if I'm aware of that goal, it will actually give me an incentive to work. तो इसमें कई बारी हमें अपने से बात करनी पड़ती है, जो मैं एक्चुअली आज डिस्कस भी थोड़ा करना चाह रही थी। तो जो हम टॉपिक ले रहे थे उसके रिस्पेक्ट में मैंने थोड़ा इसलिए ये डिटेल में बताया, क्योंकि आपको इस पॉइंट पे इसकी जरूरत है, इसलिए बताया। नेक्स्ट सेशन में भी थोड़ा इन पॉइंट्स पे मैं उठाऊंगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, how we have to handle things and how we can do things in a good way, वो हम अगले हफ्ते उठाएंगे। अभी थोड़ा सा जो हम फास्टिंग के ऊपर पिछली बारी डिस्कस कर रहे थे उसी कंटिन्यूएशन में दो चार और बातें मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ, और वो भी अपनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो वो अब मैं आपके सामने, मैंने आपको पिछली बारी 2-3 पॉइंट्स रखे थे। मैंने कहा फास्टिंग हमेशा एक्सटर्नल चीज की होती है, द एक्सटर्नल इनपुट्स दैट वी रिसीव इन द बॉडी, उसकी हम फास्टिंग करते हैं। दो थिंग्स विल बी डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू माइंड, फिर भी एनालॉजीज बहुत हैं और उन एनालॉजीज को यूज करते हुए मैं इलेबोरेशन करूंगी। तो एक चीज जो बाहर से आ रही है मैंने बताया था, उसमें सोशल मीडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। सो ऑल दी प्लेथोरा ऑफ इमोशंस, जो इतना इंटेंस गैमेट ऑफ इमोशंस है, उसके पीछे क्या है, सोशल मीडिया। आप एक मूवी देख रहे हो, उसमें कुछ इंटेंस सीन आ रहा है, वी स्टार्ट क्राइंग। व्हाई डू वी स्टार्ट क्राइंग? आपने कभी सोचा? वो तो मूवी थी, वो तो मूवी थी। हम क्यों रोए, हम क्यों इमोशनल हुए? While we were feeling the same thing,
which they were trying to depict in front of us. इस चीज को सोचने की जरूरत है क्योंकि सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आर डूइंग वन वेरी रॉन्ग थिंग फॉर अस. वो हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं by making us relive those emotions which I would not have done had I not gone through the same experience in the real world. पर आज मैं वो सेम एक्सपीरियंस एक दिन में करती हूँ, हफ्ते में 4 बारी करती हूँ, कई बारी दिन में 2-2 बारी करती हूँ, because those scenes, those emotions, those dialogues, those everything create something inside me. तो सोशल मीडिया का डैमेजिंग इम्पैक्ट इतना फार रीचिंग है, मैं नहीं बोल सकती उसकी इंटेंसिटी का क्या लेवल है. इट इज एक्चुअली एट अ वेरी हाई लेवल. तो ये फास्टिंग का मैंने एक आपको रूट बोला था. सोशल मीडिया की फास्टिंग करनी चाहिए. आप आज नहीं करोगे तो कल यू विल बी फोर्स्ड टू डू इट. अगर वो एडिक्शन तो बनी गई है, कुछ टाइम के बाद वो बहुत और डैमेजिंग इम्पैक्ट्स लेके आएगी जिसकी हमें रियलाइजेशन नहीं. दूसरी चीज, बहुत सारे थॉट्स हमारे आते हैं बाहर की चीजों के साथ, जो मैं पिछली बारी इलेबोरेट कर रही थी. पर एक चीज, बहुत सारे वेस्ट थॉट्स का रीजन है जो कुछ हमारे अंदर स्टोर्ड है. आज की स्टोरेज को मैं प्रिवेंट कर सकती हूँ. मैं बोलती हूँ नहीं, मैंने कबर्ड में और सामान नहीं रखना. एक्सेप्टेड. पुराना वाला सामान तो मैनेज करना है, वो भी तो भरा हुआ है बहुत सारा कबर्ड में, उसका क्या करना है. तो जो मेरी मेमोरी में स्टोर्ड है चीजें, इंसिडेंट्स के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस, पीपल, कितनी सारी मेमोरीज मेरे अंदर स्टोर्ड है, वो भी बेस्ड ऑन नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने का रीजन. एक बाहर की चीज है, एक अंदर की चीज है, और दोनों चीजें मैनेज करनी है. बाहर की चीज का सिंपल तरीका है फास्टिंग करो, डिस्टेंस करो, और कोई तरीका नहीं है. आपको पता है पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज चल रही है, फैक्ट्रीज गोइंग ऑन इन दिस एंटायर वर्ल्ड. उसमें से क्या, व्हाट आर यू टेकिंग इन एंड व्हाट आर यू टेकिंग आउट? ओनली नेगेटिविटी, ओनली नेगेटिविटी. जो बना रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो स्टोर कर रहे हैं, और फिर वो आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं. फैक्ट्रीज चल रही हैं, और उस फैक्ट्रीज में व्हाट आर यू बोलते हैं ना, गीगो, ठीक है, GIGO बोलते हैं, गुड इन गुड आउट, और फिर बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो ये जो पूरी दुनिया में फैक्ट्रीज चल रही है, सोशल मीडिया में वीडियोस होते हैं, पोस्ट होती है, मैसेजेस होते हैं, पूरा हमने फैक्ट्रीज क्रिएट कर रही हैं where we are throwing all kind of negative information to people. वो एब्जॉर्ब होता है हमारे माइंड में थ्रू दी आईज एंड ईयर्स, फिर हमारे माइंड में स्टोर हुआ, फिर हमारे माउथ से निकलेगा, फिर हम बटन प्रेस करके उसको फॉरवर्ड करेंगे. तो हम सबकी जो फैक्ट्रीज हैं उसमें दिन रात नेगेटिविटी आती है, जाती है, आती है, जाती है. तो आपको अगर फर्स्ट लेवल पे प्रोटेक्शन चाहिए तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, डिस्टेंस योरसेल्फ. क्या देखना है, क्या सुनना है, आप चूज करो. अगर आपके पास अभी ये पावर नहीं है, अवॉइड करो. आपको कोई सुना रहा है, पता है वो ना ऐसे बोल रही थी तुम्हारे बारे में, मत सुनो, क्योंकि अभी तो कंट्रोल है नहीं. सुनेंगे डिस्टर्ब होंगे, 4 दिन मूड खराब होगा, पढ़ाई नहीं होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी, मार्क्स कम आएंगे, अच्छा नहीं लगेगा. मत सुनो. डिसाइड, बी सेलेक्टिव, चूज. खाने के लिए बोलते हैं ना, चूज क्या खाना है, हेल्दी खाना है, अनहेल्दी खाना है. बोलते हैं ना हेल्दी खाओ, चूज कर रहे हैं. मैं यहाँ पे भी बोल रही हूँ, चूज करो खाना. यस. तो कर्मास तो चेंज करने के लिए पहले हमें अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्शंस हम ऐसे करते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होते, और आजकल उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है सोशल मीडिया.
तो इसलिए मैं बोल रही हूँ फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन हमें यहाँ पे चाहिए। तो क्या देखना है, क्या सुनना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हमारा इस पे कंट्रोल नहीं है, हमें क्या देखना है क्या सुनना है इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो बेटर है उसको थोड़ा डिस्टेंस करके रखो, उस पे थोड़ा रिस्ट्रेंट डालो। 2 घंटे कर दो, 2 घंटे मुझे नहीं करना है, 3 घंटे मुझे नहीं यूज करना है, उसको स्विच ऑफ करके साइड पे रख दो। 2 घंटे नहीं यूज करना है, स्टार्ट ऑफ विद दिस, बी वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आपने बोला मैं 2 घंटे नहीं यूज करूंगी, अगर आपने बोला मैं सुबह 8 बजे तक इसको नहीं यूज करूंगी, मतलब नहीं यूज करूंगी, बस इतना रिस्ट्रिक्ट करो और उस पर स्टिक करो। ये नहीं आपने बोला 2 घंटे नहीं यूज करूंगी, फिर बार बार थॉट जा रहा है, चल एक मैसेज तो देख लेती हूँ, चल एक बार व्हाट्सएप पे देख लेती हूँ कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया, इंस्टा पे किसी ने कोई पोस्ट तो नहीं भेजी। फिर आप 2 घंटे को रिस्ट्रिक्ट करो, 2 घंटे मतलब बिल्कुल नो यूज ऑफ मोबाइल। मैंने आपको पिछली बार ये चीज बोली थी, सुबह 8 बजे तक और रात के 11 बजे के बाद नो मोबाइल यूसेज, ये मैंने आपको चीज बोली थी। तो आज मैं आपको बोल रही हूँ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाओ। आप बोलते हो 2 घंटा मुझे टिक के पढ़ाई करनी है, मतलब 2 घंटा नो मोबाइल, बिफोर दिस एंड आफ्टर दैट यू यूज इट, बट उस 2 घंटे नहीं यूज करना। आई नो स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम्स के टाइम पे व्हाट्सएप बंद कर दिया था, डीएक्टिवेट कर दिया था, एंड आफ्टर एग्जाम्स वर ओवर देन दे ओपन देयर व्हाट्सएप। मैं आपको ये चीज क्यों बता रही हूँ, वो लड़की आज बहुत अच्छी जगह से एमबीए कर रही है। जब भी उसके एग्जाम्स आते थे, उसका एमबीए का कैट एग्जाम आया, उसके एग्जाम्स आए ग्रेजुएशन 3rd ईयर के ड्यूरिंग कोविड, उसने मोबाइल बंद करके रख दिया, उसने व्हाट्सएप डीएक्टिवेट कर दिया। अभी वो एमबीए कर रही है एक बहुत अच्छी जगह से, एक्सेलराई से एमबीए कर रही है, एंड शी इज गोइंग टू गेट अ प्लेसमेंट वेरी सून। तो आप अपने लिए कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करो विच इज गोइंग टू डिसाइड हाउ यू वांट टू डू थिंग्स। अगर आज आप अपने लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं डालोगे तो कल दुनिया वाले आपके लिए रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। हमें स्टूडेंट्स बोलते हैं 10th क्लास का एग्जाम होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं मम्मी वाईफाई बंद करा देती है, मोबाइल ले जाती है, उसमें पासवर्ड डाल देती है, फिर दूसरे हमारे लिए वो काम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। अपने को एक दिन में डिसाइड कर लो कितनी देर मुझे मोबाइल यूज करना है, आप डिसाइड कर लो। अगर आपको 2 घंटे यूज करना है, ओके एक्सेप्टेड, 2 घंटे से कम मैं अभी नहीं रोक सकती अपने को, स्टिक टू 2 आवर्स, उसके आगे और पीछे फिर नहीं यूज करना है। अपने को इतने रिस्ट्रेंट में जरूर लाना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, और मैं बोलती हूँ बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन का रीजन। मैं दोनों चीजें बोलती हूँ, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। जो चीज आपको अट्रैक्ट करेगी वो आपको डिस्ट्रैक्ट जरूर करेगी, और जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी वो ओवर टाइम आपके डिस्ट्रक्शन का रीजन जरूर बनेगी, फॉर द सिंपल रीजन वो आपको वो नहीं करने देगी जो लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये फर्स्ट चीज मैंने आपके साथ लास्ट बार ही डिटेल में डिस्कस करी थी, इसलिए बोल रही हूँ इस चीज पे अगर हम आज सेल्फ कंट्रोल नहीं लाए तो ये ओवर टाइम मेरे लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव डेफिनेटली बन जाएगा। इट विल टेक मी अवे फ्रॉम माई गोल्स, माई ड्रीम, माई विजन, माई हैप्पीनेस, माई सक्सेस, और फिर हम अपने से फ्रस्ट्रेट होंगे, डिसअपॉइंट होंगे, जो हमें नहीं चाहिए। हम सबको सक्सेस चाहिए, वी अंडरस्टैंड दिस, हम सबको हैप्पीनेस चाहिए, वी नो दिस। तो हमें ये पहली चीज पे काम करना है। दूसरी चीज मैंने कहा जो हमारे अंदर स्टोर है, अब कवर्ड में बाहर की चीज तो आएगी नहीं, पर जो अंदर की चीज है उस पे भी हमें काम करना है। उस पे अब हम कैसे काम करें, उस पे काम करना थोड़ा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। उसकी भी मैं आज आपको थोड़ी सी अवेयरनेस देती हूँ
पूरा आज नहीं डिस्कस कर पाएंगे। मैंने बहुत लंबे टाइम में इस दुनिया से, इस वर्ल्ड के एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से बहुत कुछ एब्जॉर्ब करा। आई वॉज कंटिन्यूअसली टेकिंग थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि फिल्टरिंग मैकेनिज्म तो है नहीं, बाहर से अंदर लेने के प्रोसेस में फिल्टरिंग होती है। ठीक है, जैसे हम बाहर से पल्सेस लाते हैं, दाल लाते हैं, हमें पता है उसमें फिल्टरिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, उसमें बहुत कुछ करते हैं जिससे आप पल्सेस में से अनवांटेड स्टफ निकालते हो। बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जो हमने साइंस में पढ़े थे। अब जब हमने बाहर से अंदर चीज रिसीव करनी शुरू करी, हमने उसको पूरा 100% रिसीव करा, हमने उसको फिल्टर नहीं करा। फिल्टरिंग का मतलब क्या है? डिसाइडिंग ठीक है कि नहीं है, लेना है कि नहीं लेना है, लेना है तो कैसे लेना है। जब ये डिसाइड करेंगे कैसा लेना है, तो उसका फॉर्म बदल के उसको रिसीव करेंगे, तो फिर वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इट विल नॉट बी हार्मफुल फॉर मी। पर उसकी अवेयरनेस मुझे है नहीं, उसकी पावर भी मेरे पास है नहीं, तो हमने इतने लंबे लाइफ टाइम में बहुत कुछ उठा लिया और वो अब मेरे अंदर डीप इम्प्रेशंस के फॉर्म में स्टोर हो गए। दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर वेस्ट एंड नेगेटिव थिंकिंग। इसमें आप हर्ट ले सकते हो, रिजेंटमेंट ले सकते हो, फ्रस्ट्रेशन ले सकते हो, एंजाइटी ले सकते हो, स्ट्रेस ले सकते हो, एप्रीहेंशन ले सकते हो, सेल्फ डाउट ले सकते हो, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस ले सकते हो। बहुत लंबी लिस्ट है इमोशंस की, बहुत लंबी लिस्ट है, वो भी काम करते हैं। ठीक है, एक है बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, एक है बाहर से इन्फेक्शन नहीं उठाना, उसके लिए हम कहते हैं मास्क लगाओ, ठीक है, वैक्सीनेशन कराओ, ऐसा बोलते हैं। बाहर का इन्फेक्शन मेरी बॉडी में नहीं आए। अब बाहर का इन्फेक्शन मेरे माइंड में नहीं आए, तो हमने कहा टेक केयर ऑफ व्हाट यू रिसीव फ्रॉम सोशल मीडिया। और जो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है, जो इन्फेक्शन माइंड के अंदर है, जो वायरस अंदर स्टोर्ड है, उसका क्या करना है? अब उसके लिए जो काम करना है, उस पर हमें ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ज्यादा डिटेल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ये चीज समझ लेनी चाहिए, मैं बाहर की चीज अगर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, देन आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन और वायरस इनसाइड मी। फिर मैं उस पे काम करना शुरू करूंगी। अभी तो मैं अपने इंटरनल हर्ट्स पे, डिसअपॉइंटमेंट्स पे पूरा काम ही नहीं कर पा रही। क्यों काम नहीं कर पा रही? क्योंकि अभी तो बाहर की इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस होती रहती है, उस पर थॉट्स चलते रहते हैं, उस पर रिएक्शंस आते रहते हैं। अभी तो बाहर की चीज की प्रोसेसिंग हो रही है, जो अंदर का इन्फेक्शन है वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, वायरस हो रहा है, फिर भी बाहर घूम रहे हैं बिना मास्क के। इन्फेक्शन हो रहा है, वायरस हो रहा है, फिर भी बाहर का अनहेल्दी फूड खा रहे हैं। फिर तो कितना डैमेजिंग इफेक्ट होगा, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो मैं इस पॉइंट पे एक चीज बोल रही हूँ, जो बाहर का इन्फ्लुएंस है, अगर हम उसको कट करते हैं, then we are in a capacity to focus on what I have inside in the form of virus, in the form of infection। फिर हम उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उसका डायग्नोस कर सकते हैं और उसकी दवाई कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जिस पे हमें काम करने की जरूरत है। तो ये मैं एक चीज इलेबोरेट कर रही हूँ इस पॉइंट पे कि ये दोनों लेवल्स पे हमें काम करना है। पर फर्स्ट लेवल में बोल रही हूँ, हम सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सोशल मीडिया। अब दूसरी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट डायमेंशन आती है, जो हम बाहर से इंटरैक्शंस करते हैं। बीइंग सोशल बीइंग, हमारी इंटरैक्शंस होती हैं लोगों के साथ, हमारी इंटरैक्शंस होती हैं लोगों के साथ, और उन इंटरैक्शंस का भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है। अब उसका इम्पैक्ट हम कैसे समझ सकते हैं, that's something which I am going to talk about right now। हम सबकी एक एक्सपेक्टेशन रहती है, हम सबकी एक्सपेक्टेशंस रहती है। उस एक्सपेक्टेशंस को मैं बताऊंगी।
हमारी रिलेशनशिप्स इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। सोसाइटी में रहते हैं, बिना इंटरैक्शन के नहीं रह सकते, और इन इंटरैक्शंस में, इन रिलेशनशिप्स में, इन सब रिश्तों में हमारी एक एक्सपेक्टेशन रहती है। इस बात को समझना, हम सबकी एक्सपेक्टेशन होती है रिलेशनशिप्स में, लव की, केयर की, अंडरस्टैंडिंग की, रिस्पेक्ट की, एप्रिसिएशन की और कोऑपरेशन की। ये सेकंड इंपॉर्टेंट लिंक है और ये मेरे बहुत क्लोज है, बिकॉज दीज रिलेशनशिप्स मैटर टू मी, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर मी, सो आई कैन नॉट इग्नोर दिस। सोशल मीडिया को मैं इग्नोर कर सकती हूँ, डिस्टेंस कर सकती हूँ, उसकी फास्टिंग कर सकती हूँ, रिलेशनशिप्स की फास्टिंग नहीं हो सकती। तो रिलेशनशिप्स की जब फास्टिंग नहीं हो सकती तो हमें रिलेशनशिप के साथ क्या करना है? हमें रिलेशनशिप्स के साथ चलना है, हमें रिलेशनशिप्स के साथ चलना है। तो अब रिलेशनशिप्स के साथ हम कैसे चलेंगे? So let's now understand this particular point. Let's now understand this particular point. अब मैं बोलती हूँ, दूसरे ने मुझे नहीं दिया, ठीक है। अब बाहर से अंदर क्या चीज आ रही है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरे ने मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं करा, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा हमारे पास कॉज होता है डिस्टरबेंस का। उसने मेरे से ठीक से बात नहीं करी, उसने मुझे विश नहीं करा, उसने तो मुझे इग्नोर कर दिया, उसने मेरे साथ मिसबिहेव करा, उसने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया, दे लुक डाउन अपॉन मी, दे मॉक्ड एट मी। हम ये सारी चीजें बात करते हैं। तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी मुझे उससे कुछ मिले, मुझे वो उससे नहीं मिला। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? अब दो लेवल्स पे काम हो रहा है, एक तरफ वो है, एक तरफ मैं हूँ, ठीक है। एक रिलेशनशिप है, फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, हम कॉलेज में, ऑफिस में किसी के भी साथ है, वहां पे हमारी रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। अब उसमें उसने मुझे जो एक्सपेक्ट मैं कर रही थी वो उसने मुझे नहीं दिया, तो मुझे बुरा लगा। मेरे अंदर क्या फीलिंग आई? मेरे अंदर क्या हुआ? आई वॉज फीलिंग हर्ट, आई वॉज फीलिंग बैड, आई वॉज फीलिंग ऑफेंडेड। अब दो लेवल्स पे चीज है। अब इन दो लेवल्स की चीज को थोड़ा आज समझेंगे, थोड़ा नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। फर्स्ट लेवल की चीज क्या थी? फर्स्ट लेवल की चीज थी वो अच्छा नहीं। वो अच्छा क्यों नहीं है? उसने मेरे से ठीक से बात ही नहीं करी, इसलिए वो अच्छा नहीं है। उसने मुझे क्रिटिसाइज करा, इसलिए वो अच्छा नहीं है। ही लुक्स डाउन अपॉन मी, इसलिए वो अच्छा नहीं है। जब भी मैं आती हूँ वो टॉन्ट करता है, इसलिए अच्छा नहीं है। उससे मैंने नोट्स मांगे थे, उसने नोट्स नहीं दिए, इसलिए वो अच्छा नहीं है। माना जो भी रीजन रहा, पहला मेरा परसेप्शन, पहली मेरी चीज जो काम कर रही है वो क्या बोल रही है? वो अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं है। ये फर्स्ट चीज एक्सेप्टेबल है, ये हम सबके साथ होता है। उसका बिहेवियर अगर ठीक नहीं था, मेरे माइंड में पहला थॉट क्या आएगा, मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा, मेरा उसके बारे में ओपिनियन क्या फॉर्म होगा? ये सब चीजें हम अपने अंदर समझ लें। क्या होगा? अच्छा नहीं। दिस इज करेक्ट। ये फर्स्ट चीज है, इसमें सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम ऐसा ही सोचते हैं, अच्छा नहीं है। हम उसको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं, एक स्टैंप लगा लेते हैं, ही और शी इज नॉट गुड। एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड पॉइंट है एवरीवन। Yes, ma'am. तो दूसरा पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट है, उसने मेरे साथ ऐसे बात करी। ये तो बात करने का कोई तरीका नहीं है, ऐसे कौन किससे बात करता है? ऐसे थोड़ी ना होता है। अब दूसरे लेवल पे क्या आया? दूसरे लेवल का थॉट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसपे मुझे नहीं पता हमें कितनी अवेयरनेस रहती है इस चीज के बारे में थोड़ा सोचना।
हम अपने लिए भी सोचते हैं मैं अच्छी नहीं हूँ। थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। जब उसने मेरे साथ ठीक बिहेवियर नहीं करा, when his behavior was not appropriate, not acceptable, मेरे अंदर ये थॉट एमर्ज हुआ, मेरे में तो प्रॉब्लम नहीं है। Am I questioning my own self-worth? पूछना अपने से। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट एमर्ज होता है, शायद मेरे में कुछ कमी है, शायद मैं अच्छी नहीं हूँ। तो मैं अपने सेल्फ वर्थ को, सेल्फ बिलीफ को, सेल्फ एस्टीम को क्वेश्चन करना शुरू करती हूँ। इन दोनों चीजों के बारे में सोचना ये बहुत बड़ा रीजन है बाहर की चीज जब अंदर आती है वो कितनी अपने साथ नेगेटिव थॉट्स और खराब इमोशंस लेके आती है। The kind of feelings that it emerges. We are deeply hurt. We are deeply offended. सेकेंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमें से कितनों को है? How many of us feel कि जब मेरे साथ ऐसा कुछ होता है and I start questioning my own opinion about my own self, सेकेंड वाली चीज हम में से कितनों के साथ होती है? फर्स्ट वाली तो all pervasive है, everyone will agree unanimously that we all feel वो अच्छा नहीं है। और हम में से कितने लोग अपने को ये सर्टिफिकेट देते हैं शायद मैं भी अच्छी नहीं। Think about it in 1 minute and let me know what do I think about myself when people misbehave with me. Shivani, गुड मॉर्निंग मैम। good morning. मैम जब भी मेरे साथ कोई बिहेव ठीक से नहीं करता तो मतलब वो मुझे कमियां बताता है कि तुमने ऐसा ऐसा किया, तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, बहुत छोटी सी बात ही हो। तो मुझे लगता है उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा मुझे अफेक्ट नहीं पड़ता, बट ओवरऑल जो मेरे अंदर जो मेरी सेल्फ एस्टीम है वो बहुत डाउन होती है। फिर उसके बाद उस टाइम पे वो डायरेक्ट इफेक्ट तो उतना नहीं दिखेगा, मैं भूलने की कोशिश करूंगी या मैं अपने अंदर एक एक रेखा बना लूंगी कि वो इंसान उस चीज को, Defensive, defensive. यस मैम, डिफेंसिव, कि मतलब वो चीज क्रॉस ना करे वो उस इंसान को। मैं भले उसको कुछ बोलूं ना कहीं वो मेरे दिमाग में मेरी वर्थ को लेके बहुत ज्यादा वो अफेक्ट डालता है और मेरा कॉन्फिडेंस शायद बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है उस केस में। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली। I think you must be able to relate to this particular feeling and emotion. We become defensive. We build up a wall around us. अब हमें उससे बात नहीं करनी, अवॉइड करेंगे, कन्फ्रंट नहीं करेंगे उसको, पूरी कोशिश करेंगे उससे दूर भागने की। क्यों? फिर अटैक करेगा, फिर हर्ट करेगा, फियर में जीते, गुस्सा आता है, दोबारा तो नहीं बोलेगा, दोबारा तो ऐसे बिहेव नहीं करेगा। तो हमारे बहुत सारी फीलिंग्स और इमोशंस जनरेट होते हैं अंदर इस एक चीज से। अगर मुझे दूसरे ने क्रिटिसाइज करा, कुछ ऐसा बोला विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी, तो मैं बहुत डिफेंसिव हो जाती। मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है अपने को प्रोटेक्ट करने का, तो मैं डिफेंसिव हो जाती हूँ, उससे बात नहीं करेंगे, दिखेगा तो किसी साइड में से निकल जाएंगे, अवॉइड करेंगे, वी विल डू समथिंग। ये है डिफेंस मैकेनिज्म। क्यों? नहीं फेस कर सकते, नहीं टॉलरेट कर सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते, फिर से उसका अटैक, अटैक इन द फॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म। इस चीज के ऊपर हमें थोड़ा और सोचने की जरूरत है, probably not right now but later. What do we think about ourselves? What is the opinion that we carry about ourselves when people behave in very different ways with us? इस चीज पे एक थॉट देने की जरूरत है। मैंने 2 लेवल्स पे चीजें आपके सामने क्यों रखी? बहुत बड़ा रीजन है बेस्ड ऑन नेगेटिव थॉट्स का, और इसकी हैंडलिंग हम में से बहुत कम लोगों को आती है। We are not able to manage our own thoughts, emotions and feelings in relationships. हमारी relationships क्यों collapse कर रही हैं?
हमारी रिलेशनशिप्स में क्यों हार्मोनियस नहीं है, इन सब का सबसे बड़ा रीजन जो हम अभी समझ सकते हैं, वो सबसे बड़ा रीजन यही है that we are not able to accept। जो बाहर से आ रहा है उसको रिसीव कैसे करना है वो नहीं पता, और खुद को कैसे देखना है वो भी नहीं पता। तो इस चीज के ऊपर और इलेबोरेशन मैं एक्चुअली करना चाहूंगी इन 2 लेवल्स पे ही। पहली चीज उसके बारे में क्या सोचना है, और दूसरी चीज अपने बारे में क्या सोचना है। तो इन 2 चीजों को हम और इलेबोरेट कर सकते हैं। आपके पास अभी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो, इसको हम फिर नेक्स्ट वीक में take up करेंगे। राशि saying, can we make a thought that I am a divine being? I am a divine being, Rashi, not divine source. Divine source is one, and everything is charging from. I am getting charged. Everything is charging from me. अभी तो हमें energy लेनी है, तो right thought would be I am a divine being. I am charging myself from the divine source. ये थॉट हम ले सकते हैं राशि। दिस वुड बी अ मोर एप्रोप्रिएट थॉट। अभी तो हमें चार्जिंग करनी है राशि पावर हाउस से, सो वी कांट टेक दिस थॉट आई एम अ डिवाइन सोर्स। सोर्स होता है सप्लाई करने के लिए, सोर्स होता है ऑलवेज अबंडेंट। अभी मैं अबंडेंट नहीं हूँ, अभी मैं डिप्लीटेड हूँ, अभी मुझे चार्ज होना है, चार्ज होके दूसरों को चार्ज करना है। देयरफॉर राइट नाउ आई एम नॉट द सोर्स, I am the recipient. Right now I am the recipient. तो ये वाला थॉट हम अभी नहीं कर सकते हैं। Right thought is I am a divine being. I am charging myself from the source of divine light. ये right thought रहेगा। Any more questions you people have? You can ask. मैम Yeah, जैसे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान मुझसे झगड़ा कर लेता है, तो मैं उस टाइम पे तो उसको रिस्पॉन्स उतना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं बोलूँ क्या, या आर्गुमेंट किया कर लिया तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चीजों को शांत रखूं, मतलब मैं उस लेवल पे ना हूँ कि मुझे चीखना चिल्लाना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैम उसके बाद ये होता है कि वो इंसान मेरे मन से पूरी तरह से उतर जाता है, उसके बाद वो इंसान लाख कर ले मेरे लिए, लेकिन मैं एक तरह से अपने आगे लक्ष्मण रेखा खींच लेती हूँ कि मुझे अब इस बॉर्डर से ज्यादा उसको क्रॉस नहीं करने देना अपने मन में। भले ही मैं बात करूंगी अपरेंटली रूप से, वैसे नॉर्मल रिएक्ट करूंगी, लेकिन मेरे मन से वो इंसान उतर जाता है। तो मैम क्या ये ठीक है या गलत है, ये मुझे समझ नहीं आता। मैं शिवानी 2 लेवल्स पे डिस्कस करूंगी आपके साथ ये वाला पॉइंट। पहले लेवल पे ये है कि आप उस समय रिस्पॉन्ड नहीं करते, मैं उसमें आपका मेंटल स्टेट बता देती हूँ क्या होता है। उसमें आपका मेंटल स्टेट होता है, फर्स्टली तो आपको समझ नहीं आता मेरा अप्रोप्रिएट बिहेवियर या अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द अदर पर्सन इज फाइटिंग विद यू, और आपके अंदर रिएक्शन आता है पर आप उसको कंट्रोल करते हो बिकॉज यू डोंट वांट टू गेट इनटू एन अगली फाइट विद द अदर पर्सन। तो आप ब्लैंक हो जाते हो क्योंकि आप अपना रिस्पॉन्स डिसाइड नहीं कर पाते और आप गलत रिस्पॉन्स देना नहीं चाहते। ठीक है, ये फर्स्ट लेवल का है। ठीक है, अभी आप उसमें साइलेंट रह रहे हो, टॉलरेट कर रहे हो, चुप रह रहे हो, तो चलो वो एक अलग चीज है। But not being able to decide my correct response is the reason why you become quiet and blank during that time. इस चीज को समझना, क्योंकि आपको ये समझना है whether this is the right response or not. Blank हो जाते हैं तो response नहीं आ रहा, कन्फ्रंटेशन अवॉइड करना चाहते हैं इसलिए रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। सब चीजों का रीजन समझना वो इम्पोर्टेंट है। अंदर अब मेरे स्ट्रॉम आया हुआ है, तूफान आया हुआ है, और मैं बाहर से चुप हूँ, तो क्या बोलेंगे, तो फिर ये राइट रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर मुझे अंदर के स्टॉर्म को हैंडल करना है पहले, ठीक है, फिर डिसाइड करना है। दूसरी चीज आपने कहा कि वो पर्सन उसके बाद आपकी मेमोरी से या आपके उसमें से क्या बोलूं फ्रेंडशिप की लिस्ट में से या गुड पीपल की लिस्ट में से या ट्रस्ट वर्दी लोगों की लिस्ट में से निकल जाता है। तो
इसको भी एक रिएक्शन बोलेंगे शिवानी, ओके मैम। इसको भी एक रिएक्शन बोलेंगे कि हाँ ये पर्सन ना वो नहीं है जो मैं इसको समझ रही थी. He's not worthy of being with me. He's not worthy of being my friend. He's not worthy of all the respect and the care and love I was giving him or her. अब ये मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकता. तो ये आपने इसलिए डिसाइड करा क्योंकि आप अपने को प्रोटेक्ट कर रहे थे, या आपने इसलिए डिसाइड करा बिकॉज यू वर अनएबल टू एक्सेप्ट द बिहेवियर ऑफ दैट पर्सन, और ये एक फ्रस्ट्रेशन का रिस्पॉन्स है. ये डिमार्केशन भी थॉट लेवल पे और इमोशन लेवल पे मुझे होनी चाहिए. जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, यूएस और रशिया में एक टाइम पे कोल्ड वॉर था. बातचीत भी नहीं थी और कुछ खराब भी नहीं था. कोल्ड वॉर इज ऑल्सो वॉर, जिसको हमने बहुत पहले एक बार डिस्कस करा था कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसको कोल्ड वॉर बोलते हैं. अब कोल्ड वॉर भी एक्सेप्टेबल चीज नहीं होती है. मतलब आप बोलते हो हम वो खुला के बैठे हैं, हमें एक दूसरे से बात ही नहीं करनी, वो एक कमरे में मैं दूसरे कमरे में, वो एक जगह में दूसरी जगह, इसको भी नॉर्मल बिहेवियर नहीं बोलते हैं. रूठना, मुंह खुला के बैठना, दिस इज ऑल्सो अ वाइस, दिस इज नॉट अ क्वालिटी. तो ये भी मैं कहूंगी एक रिएक्शन है, इसको भी मैं एक रिएक्शन बोलूंगी. ओके मैम, ठीक है. ठीक है. बेस्ट चीज शिवानी इसमें ये होती है कि हम चीज को सेटल करके नॉर्मलाइज करके फिर छोड़ दें. हम कहेंगे वर्किंग रिलेशनशिप है, ठीक है, मतलब मेरे मन में उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है, उसके मन में भी मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं है, तो हम बेस्ट ऑफ बडीज नहीं है. जी मैम. बट हमारा आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट भी कुछ फीलिंग नहीं है कि उसने मेरे साथ ऐसा करा. ना हर्ट है, ना रिजेंटमेंट है, ना फ्रस्ट्रेशन है, ना ऑफेंस है, वो भी नहीं है. ओके मैम. अब मेरे अंदर ये थॉट आ रहा है, हाँ, अब मेरे अंदर ये थॉट आ रहा है उसने ऐसा करा, अब मैं बोल तो रही नहीं, अंदर तो भरा हुआ है ना. इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर, कि अंदर तो वॉर की सिचुएशन है कि मेरे को चांस मिले तो मैं इसको बोलूं कि तुमने ऐसा करा मेरे साथ. ये मेरे पास नेक्स्ट टाइम आएगा ना, तो अब मैं भी इसको नोट्स नहीं दूंगी, मैं भी इसको हेल्प नहीं करूंगी. यस मैम. तो ये कोल्ड वॉर वाली स्टेट है, ये भी नॉर्मल नहीं होती. नॉर्मल होती है ओके यू डिडंट डू इट, आई फॉरगेट दैट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग इनटू दैट डिटेल, इट्स ओके, you be your way, I am my way, it's okay, you be happy, I am also going to be happy. Best strategy ये होती है. Okay, thank you so much, ma'am. बोलो राशि.